हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है रोटियां। सासू माँ, ये क्या इतनी रोटियां क्यों बना दी। आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये सारी बर्बाद होंगी, कुछ तो सोचा होता। इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा यह रोटी। एक ही सांस में बोल गई विधि, और जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए रसोई में हल्की सी चुप्पी छा गई। सुबह सुबह का समय था। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। गली मोहल्ले के लोग भी आते जाते दिख रहे थे, क्योंकि विधि के जेठ के बेटे की सगाई का कार्यक्रम था। घर में उत्साह और भागदौड़ दोनों माहौल मौजूद था। सासू माँ, जिन्हें सब गायत्री देवी कहते थे, चूल्हे के पास खड़ी हाथ से पोंछ रही थी पसीना। उम्र 60 पार कर चुकी थी, लेकिन आदत वहीं पुरानी। घर में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता, वे रोटियों को ढेर लगा देती। उनका मानना था कि मेहमान आए तो पेट भरकर खाना चाहिए और किसी को कम ना पड़े। लेकिन आज की नई बहू विधि को यह सब फिजूल खर्ची और अनावश्यक मेहनत लग रहा था। वह मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए सोच रही थी कि ऑनलाइन कैटरिंग ऑर्डर करना कितना आसान था, और यहाँ सासू माँ अभी पुरानी सोच से चिपकी हुई हैं। गायत्री देवी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बिटिया, घर में शुभ काम है, भीड़ होगी ही। मेरी आदत है, सबके लिए थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ। खाने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। विधि झुंझुलाकर बोली, नुकसान होता है सासू माँ, आप समझती ही नहीं। बर्बादी पाप है, और ये रोटियां कौन खाएगा। लोग पनीर मिठाई स्नैक्स खाते हैं, रोटी बची जाती हैं। यह कहते हुए वह गुस्से से प्लेट उठाकर ड्राइंग रूम की ओर चली गई। गायत्री देवी ने लंबी सांस भरी। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन भीतर कहीं गहरी टीस जरूर थी। रसोई से बाहर आकर विधि ने प्लेट मेज पर पटकी और खुद भी कुर्सी पर बैठ गई। चेहरे पर गुस्सा और होठों पर बड़बड़ाहट जारी थी। सासू माँ को समझाना भी मुश्किल है। इतनी बार कहा है कि अब जमाना बदल गया है, मेहमानों को बस स्नैक्स और मिठाइयाँ चाहिए, रोटियां कोई खाता ही नहीं। फिर भी वही पुराना ढर्रा। पास ही खड़ी ननद कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी, आप भी ना, मम्मी की आदतें ऐसी ही हैं। उन्हें लगता है कि अगर रोटियां ज़्यादा ना बनी तो कहीं कोई भूखा ना रह जाए। विधि ने तीखे सुर में जवाब दिया, कविता, आदतें भी तो बदलनी चाहिए। अब कौन सा ज़माना है इतना मेहनत करने का। सब कुछ कैटरिंग से आता है, और उससे ना बर्बादी होती है ना मेहनत। लेकिन आपकी मम्मी सुनेंगी किसकी। उन्हें लगता है कि वही सही है। इसी बीच गायत्री देवी चुपचाप पानी का गिलास लेकर आईं और टेबल पर रख दिया। उनके चेहरे पर किसी भी तरह की नाराजगी नहीं थी, बस हल्की सी थकान और झलकती हुई उदासी थी। धीरे से बोली, बिटिया विधि, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे ज़माने में यही सीखा है कि रोटियां कभी कम नहीं पड़नी चाहिए, खाने की थाली अधूरी नहीं दिखनी चाहिए। विधि ने हाथ झटकते हुए कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा बनाई जाएं। आप देख लेना, आधी से ज़्यादा रोटियां बचेंगी, और फिर घर के लोग बासी रोटियां कौन खाएगा, सीधा कचरे में जाएंगी। गायत्री देवी ने उसकी बात का कोई प्रतिवाद नहीं किया, बस एक हल्की मुस्कान देकर वे रसोई की ओर लौट गईं। रसोई में आकर वे कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रहीं। आंच धीमी हो गई थी और तवे पर रखी अधपकी रोटी धीरे धीरे सिक रही थी। उनके मन में पिछले कई सालों की यादें तैर गईं। शादी ब्याह तीज त्योहार, हर मौके पर रोटियों की खुशबू से ही घर महकता था। उनके पति कहा करते थे, गायत्री, रोटियां बनाना मत छोड़ना, रोटियों की गर्माहट से ही घर की आत्मा जीवित रहती है। लेकिन आज वही रोटियां जैसे ताने बन गई थी। इधर बाहर मेहमान आते जाते रहे। कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ मिठाई खा रहे थे। विधि हराने जाने वाले पर नजर डाल रही थी और मन ही मन सोच रही थी, देखो, कोई भी रोटी को हाथ नहीं लगाएगा, सब पनीर समोसे और रसगुल्ले पर टूट पड़ेंगे। यही तो मैं कह रही थी। दोपहर के भोजन का समय आया। जैसे ही पंगत बिछी, गायत्री देवी ने अपनी आदत के अनुसार सबकी थाली में रोटियां रखना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ वहीं, बहुत से मेहमानों ने 2-3 कौर खाकर थाली साइड कर दी। बच्चे ने तो सीधा चावल और मिठाई पर हाथ डाला। विधि को जैसे मन की तसल्ली मिल गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना, ये ढेर सारी रोटियां व्यर्थ जाएंगी। गायत्री देवी चुपचाप रोटियां सेकती रहीं। उनके चेहरे की मुस्कान अब दब चुकी थी। दोपहर बीत चुकी थी। घर के आंगन में मेहमान धीरे धीरे विदा हो रहे थे। बरामदे में बिखरी कुर्सियां, खाली गिलास और आधे खाए प्लेट्स अब कार्यक्रम की गवाही दे रहे थे। विधि रसोई में दाखिल हुई। टेबल पर रखा रोटियों का ढेर देखकर उसके माथे पर सिकन और गहरी हो गई। सासू माँ, देख लीजिए, आधे से ज़्यादा रोटियां पड़ी हैं। किसने खाई है? कोई नहीं। अब बताइए, इतनी मेहनत और इतना आटा किस काम आया। गायत्री देवी बर्तन समेट रही थी। उनके हाथ धीमे पड़ गए। उन्होंने हल्के सुर में कहा, बिटिया, कुछ रोटियां बच गई हैं तो क्या हुआ, मोहल्ले में गरीब मजदूर रहते हैं, उन्हें दे देंगे, भगवान का दिया है, किसी भूखे के काम आ जाएगा। विधि ने आंखें तरेर कर कहा,
मगर मेहनत किसकी गई? आपके शरीर का ख्याल है आपको। डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा काम मत कीजिए, पर आपको कौन समझाए? आप ना अपनी सेहत की फिक्र करती हैं न हमारे पैसे की। हर चीज़ में फिजूल खर्ची। यह सुनते ही गायत्री देवी के भीतर कहीं कुछ टूट गया। उन्होंने पलट कर विधि की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार गुस्से की चमक थी। विधि, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें लगता है रोटियां बनाना फिजूल खर्ची है? तुम्हें लगता है मेरी मेहनत व्यर्थ है? तो सुन लो, इन रोटियों में मेरे जीवन की खुशबू है। मैंने अपना पूरा जीवन इस घर को संवारने में लगाया है। भूख का दर्द क्या होता है मैंने देखा है। जब मेरा बचपन था, कई कई दिन बिना रोटी के गुजरे। उसी दिन कसम खाई थी कि जब तक सांस चलेगी घर में रोटियां कभी कम नहीं पड़ेंगी। विधि थोड़ी हक्की बक्की रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सासू माँ इस तरह पलट कर जवाब देंगी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। सासू माँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जमाना बदल गया है। अब चीज़ें खरीद कर आ जाती हैं। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं। आप ये पुरानी सोच हम पर मत थोपिए। गायत्री देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बिटिया, सोच पुरानी या नई नहीं होती, सोच बस दिल की होती है। मैं रोटियां इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं, बल्कि अपनापन है। हर मेहमान को खिलाना, हर भूखे को तृप्त करना, यही मेरे जीवन की पूजा है। बातचीत इतनी बढ़ गई कि अब आवाज़ें बाहर तक सुनाई देने लगीं। कविता और जेठानी दौड़कर अंदर आईं। माहौल देखकर सब सख्ते में रह गए। कविता ने कहा, भाभी, आप क्यों इतना उलझ रही हैं? मम्मी ने जीवन भर यही किया है। आपको बुरा लगता है तो कम से कम इस तरह ऊंची आवाज में तो मत बोलिए। लेकिन विधि अब रुकने वाली नहीं थी। उसने चिड़चिड़े सुर में कहा, हाँ, आप सबको तो यही सब ठीक लगता है, पर मुझे नहीं। मैं इस बर्बादी का हिस्सा नहीं बन सकती। कल से अगर ये सब दोहराया गया तो मैं साफ कह दूंगी, मैं रसोई में कदम नहीं रखूंगी। गायत्री देवी ने चुपचाप तवा उतार कर बर्तन में रख दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। धीरे से बोली, ठीक है बिटिया, अगर मेरी बनाई रोटियां बर्बादी है तो आज के बाद मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी। यह कहकर वे आंगन की ओर चली गईं। घर का सारा माहौल अचानक बदल गया। जहां सुबह तक हंसी खुशी और चहल पहल थी, वहीं अब चुप्पी और तनाव ने जगह ले ली थी। कविता ने धीमे सुर में कहा, भाभी, आपको पता भी है आपने मम्मी का दिल कितना दुखाया है। उन्होंने कभी किसी से पलट कर ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज विधि के चेहरे पर थोड़ी घबराहट आई, लेकिन अहंकार ने उसे रोक लिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सच तो कहा है। किसी को तो बोलना ही था। आंगन के कोने में बैठी गायत्री देवी चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। सूरज ढल रहा था, पर भीतर उनके दिल की रोशनी भी जैसे बुझ रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या सचमुच मैं पुरानी सोच वाली हूँ? क्या मेरे हाथों की बनी रोटियां अब बोझ बन गई हैं? जिन रोटियों के लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया, वे आज किसी के लिए बर्बादी बन गईं। उनकी आंखों में बरसों पुराने दृश्य तैरने लगे। वह समय जब वे मायके में थी, 7 भाई बहनों के बीच सबसे बड़ी। घर में गरीबी का आलम। माँ कभी कभी आटा गूंथती और बच्चों में बांट देती। गायत्री छोटी होने के बावजूद अपनी रोटी अपने छोटे भाई को दे देती। भूखे रहकर सोना उनकी आदत बन गई थी। उन्हें याद आया जब उनकी शादी हुई थी और ससुराल में पहली बार चूल्हे पर बैठी। उस दिन उन्होंने 50 रोटियां सेकी थी। सबने तारीफ की थी कि नई बहू ने सबका पेट भर दिया। उसी दिन उन्होंने प्रण लिया था, रोटियां कम नहीं पड़ने दूंगी। लेकिन आज उनकी ही बहू उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही थी। इधर विधि अपने कमरे में आ गई थी। गुस्से में तकिया पटक कर बिस्तर पर बैठ गई, पर मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। वह सोचने लगी, शायद मैंने थोड़ी सख्ती से कह दिया, पर मैं गलत भी तो नहीं थी। सच में इतनी रोटियां बर्बाद हो रही हैं। उसने खिड़की से झांक कर देखा। सासू माँ आंगन के कोने में अकेली बैठी थी। उनका चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें खाली सी। विधि का दिल हल्का सा कांप गया। तभी उसका पति अमित अंदर आया। विधि, ये सब क्या हो रहा है? माँ इतनी उदास क्यों बैठी हैं? विधि ने तुनक कर कहा, तो आपको ही बताना चाहिए। आपकी माँ हर काम में अति कर देती हैं। इतनी रोटियां बनानी थी क्या? सब बर्बाद हो गईं। मैंने सिर्फ सच कहा है। अमित ने गहरी सांस लेकर कहा, सच कहना गलत नहीं है, लेकिन तरीका भी तो मायने रखता है। विधि, माँ की रोटियां सिर्फ खाना नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि भूख से बड़ी कोई तकलीफ नहीं। तुम जानती हो, पापा जब जिंदा थे तब माँ ही थी जिन्होंने पूरे परिवार को संभाला। विधि चुप हो गई। उसके मन में हल्की ग्लानि जागी। इसी बीच गली से एक बूढ़ा भिखारी आंगन में आ पहुंचा। उसके फटे कपड़े और दुबली काया देखकर साफ लग रहा था कि कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया। वह कांपती आवाज में बोला, माताजी, कुछ खाने को मिल जाए। गायत्री देवी ने बिना देर किए तुरंत रसोई से बची हुई रोटियां, सब्जी और मिठाई निकालकर उसकी थाली में भर दी। भिखारी के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, भगवान आपको सुखी रखे। ये रोटियां मेरे लिए अमृत हैं। यह दृश्य विधि खिड़की से देख रही थी। उसका दिल दहल गया। वह सोच रही थी,
जिन रोटियों को मैं बर्बादी कह रही थी वही किसी के लिए जीवन का सहारा बन गई। सचमुच भूखे पेट के लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। उसके गाल पर हल्की नमी उतर आई। शाम ढल गई थी। घर में अब सन्नाटा था। विधि धीरे धीरे आंगन में पहुंची। गायत्री देवी वहीं चुपचाप बैठी थी। विधि ने धीमी आवाज में कहा, सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत कठोर बातें कह दी। मुझे नहीं समझ आया कि आपकी मेहनत, आपकी सोच कितनी गहरी है। आप सही कहती हैं, रोटियां सिर्फ भोजन नहीं बल्कि अपनापन और तृप्ति का प्रतीक है। गायत्री देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में ममता थी, शिकायत नहीं। उन्होंने धीरे से विधि का सिर सहलाया और कहा, बिटिया, मैं बूढ़ी हूँ, मेरी आदतें पुरानी हैं, तुम नहीं हो, तुम्हारी सोच अलग होगी, लेकिन याद रखना, भोजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कोई ना कोई उसका स्वाद ले ही लेता है। विधि की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वह सास के पैरों में बैठ गई। सासू माँ, अब से मैं भी आपके साथ रोटियां बनाऊंगी और वादा करती हूँ, कभी आपको यह महसूस नहीं होने दूंगी कि आपकी रोटियां बर्बादी हैं। गायत्री देवी ने उसे गले से लगा लिया। बिटिया, तूने मन से यह कहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है। अगले दिन मोहल्ले की औरतें जब घर आईं तो उन्होंने देखा विधि रसोई में सासू माँ के साथ खड़ी रोटियां बेल रही थी। कविता ने हंसकर कहा, वाह भाभी, लगता है अब मम्मी की टीम में आप भी शामिल हो गईं। विधि मुस्कुराई और बोली, अब समझ आया है कि रोटियां सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने के लिए भी होती हैं। घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई। गायत्री देवी के चेहरे पर मुस्कान थी और विधि के दिल में एक नया सम्मान। रोटियां सचमुच केवल आटा और पानी का मिश्रण नहीं होती, यह माँ की ममता होती हैं, पत्नी की सेवा होती है और परिवार को जोड़े रखने की डोर होती है। विधि ने यह सीख लिया कि पीढ़ियां चाहे बदल जाएं, सोच चाहे आधुनिक हो जाए, लेकिन माँ के हाथों की रोटियों की गर्माहट हमेशा अमर रहती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।